नमस्कार। भारत के सिविल सेवाओं में जाने का सपना देखने वालों के लिए आज का हमारा ये सेशन बहुत खास होने वाला है। हम बात करेंगे 2026 की सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना के बारे में। मतलब वो पहला और सबसे जरूरी दस्तावेज जो किसी के भी आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारी बनने के सफर की नींव रखता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम 2026 के लिए जो ऑफिशियल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना है, उसके हर एक पहलू को, हर एक छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये तो समझिए कि भविष्य का पूरा रोड मैप है। समझने में आसानी हो इसलिए हमने इस पूरी प्रक्रिया को 5 हिस्सों में बांट दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी एस्पिरेंट अपनी तैयारी की जर्नी में आगे बढ़ता है। तो चलिए इस सफर पे साथ में निकलते हैं और एक एक करके सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये अधिसूचना इतनी जरूरी है क्यों? देखिए, ये सिर्फ कुछ रूल्स की लिस्ट नहीं है। असल में ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे जानी मानी सिविल सेवाओं में करियर बनाने का ऑफिशियल गेटवे है, यानी कि आधिकारिक प्रवेश द्वार। और हम किन सेवाओं की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस जैसी भूमिकाओं की। सोचिए, ये वो पद हैं जो हमारे देश की पॉलिसीज और उसके भविष्य को डायरेक्ट शेप देते हैं। और इस सब की शुरुआत होती है बस इसी एक परीक्षा से। तो ठीक है, सबसे पहला कदम क्या होने वाला है? जाहिर है ऑनलाइन आवेदन। चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो जाए। ये जो पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसमें 4 मेन हिस्से हैं। पहला, अकाउंट बनाना। दूसरा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तीसरा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना। और आखिर में एग्जामिनेशन स्पेसिफिक मॉड्यूल। हर एक स्टेप आपको फाइनल सबमिशन के और करीब ले जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी यूआरएन। इसको आप ऐसे समझिए कि ये आपकी परमानेंट यूपीएससी आईडी है। ये बस एक बार बनाना है और फिर भविष्य में यूपीएससी की कोई भी परीक्षा हो, यही नंबर काम आएगा। इससे पूरी प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाती है। और हाँ, एक बात गांठ बांध दीजिए, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। किसी और तरीके से एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं की जाएगी। तो ये पक्का कर लें कि आप ऑफिशियल यूपीएससी पोर्टल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार सबमिट बटन दब गया तो बस काम हो गया। उसके बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अधिसूचना में साफ साफ लिखा है कि एप्लीकेशन को विथड्रॉ करने या उसमें कोई बदलाव करने की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए जमा करने से पहले हर चीज़ को 2 बार 3 बार चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये तारीखें तो अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 4 फरवरी से 24 फरवरी तक खुली रहेगी और आखिरी दिन पोर्टल ठीक शाम 6 बजे बंद हो जाएगा। मतलब 1 मिनट की भी देरी नहीं चलेगी। चलिए मान लेते हैं कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई। अब फोकस किस पर जाएगा? जाहिर है एग्जाम पर। तो आइए अब ये समझते हैं कि इस परीक्षा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा एक 2 स्टेज वाली प्रोसेस है। पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो कि एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका मकसद है लाखों एप्लीकेंट्स में से सीरियस कैंडिडेट्स को छांटना। और फिर आता है दूसरा स्टेज, मेन एग्जामिनेशन। असली खेल यहीं होता है। यहीं पर परफॉर्मेंस से आपकी फाइनल रैंक तय होती है। ये रहा मेंस एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट। यहां एक बात पे खास ध्यान दीजिए, पेपर ए और बी ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इनमें बस पास होना जरूरी है, इनके मार्क्स नहीं जुड़ते। आपकी रैंक असल में तय होगी एस्से, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिटन एग्जाम के बाद भी एक आखिरी पड़ाव है। जो लोग मेंस क्लियर करते हैं उन्हें फेस करना होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम आमतौर पर इंटरव्यू कहते हैं। और ये 275 मार्क्स का होता है। ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि एक सिविल सेवक के तौर पर आप कितने सूटेबल हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि परीक्षा का फॉर्मेट क्या है। चलिए अब एक स्टेप पीछे चलते हैं। भाई, अप्लाई करने से पहले ये चेक करना भी तो जरूरी है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो आइए जरा बेसिक रिक्वायरमेंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है उम्र। आपकी एज 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट्स साफ साफ दी होती है, तो उन्हें बहुत ध्यान से चेक कर लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि मौके कितने मिलते हैं। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये लिमिट है 6 अटेम्प्ट्स की। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप प्रीलिम्स के किसी एक पेपर में भी बैठ गए तो वो एक अटेम्प्ट मान लिया जाता है।
हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए नियमों में कुछ छूट हैं, जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। और आखिर में बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की। इन्हें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता है। क्या प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है? क्योंकि इसका जवाब आपकी पूरी एग्जाम स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल होती है। हर गलत जवाब के लिए उस सवाल के टोटल मार्क्स में से 1/3 यानी 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मतलब साफ है, तुक्का लगाना काफी रिस्की हो सकता है। एग्जाम हॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर नियम बहुत सख्त है। मोबाइल फोन भले ही स्विच्ड ऑफ हो, स्मार्ट वॉचेस, पेजर्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, इनमें से कुछ भी ले जाने की गलती मत कीजिएगा। अगर पकड़े गए तो फ्यूचर एग्जाम से भी बैन किया जा सकता है। अच्छा, एप्लीकेशन फी कितनी है? सिर्फ 100 रुपए। और इससे भी अच्छी बात यह है कि फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST और PWD कैंडिडेट्स को ये फी भी नहीं देनी पड़ती। उनके लिए ये पूरी तरह से फ्री है। तो ये था 2026 की सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन। ये सिर्फ रूल्स की एक किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े अवसर का दरवाजा है। इन डिटेल्स को समझना ही इस सफर का पहला सबसे जरूरी कदम है। इसमें फोकस, मेहनत और डेडिकेशन लगता है। तो अब आखिरी सवाल यही है कि क्या इस चुनौती को स्वीकार करके देश सेवा के इस रास्ते पर पहला कदम रखने के लिए सब तैयार हैं?